कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आपने तलपट पढ़ रहे थे बेटा। अपन तलपट में अपन ने तलपट से क्या आशय होता है, तलपट क्यों बनाया जाता है, तलपट के क्या उद्देश्य होते हैं और तलपट बनाने के अपन को क्या लाभ होते हैं और तलपट की कितनी विधियां हैं, तो अपन ने ये पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों तलपट की अशुद्धियों को समझाइए, मतलब जो तलपट में क्या अशुद्धियां होती हैं उनको समझाइए। तो तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियां, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है खातों की शुद्धता की जांच। मतलब जब अपन तलपट बनाएंगे तो उसकी शुद्धता की जांच। तलपट के योग मिल जाने से बावजूद अविश्वसनीय रूप से, मतलब इसको कह सकते हैं कि खाता वही की पुस्तकों में कोई अशुद्धियां नहीं है। तलपट के मिल जाने के बावजूद भी खातों में अशुद्धियां होने की क्या होती है, संभावना बनी रहती है। मतलब अपन कोई भी खाता बनाते हैं तब खाता बही में अपन पुस्तकों की मतलब कोई भी अशुद्धि नहीं है। तलपट को मिल जाने के बावजूद खातों में अशुद्धि होने की संभावना बनी रहती है। यह कहना है कि तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण, यह सत्य नहीं है। ऐसी अशुद्धियों को तलपट के द्वारा प्रकट नहीं होती। जो अशुद्धियां तलपट के मिलान पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके तरह तलपट मिल जाता है वह क्या होता है, निम्नलिखित होता है। मतलब जो तलपट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, केवल शुद्धता की जांच, और यह विश्वसनीय भी नहीं है। तलपट मिलान के बावजूद खातों में अशुद्धियां होने की क्या होता है, संभावना बनी रहती है, और तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है। अशुद्धियां जो तलपट के द्वारा प्रकट नहीं होती वह क्या कहलाती हैं, जिनको तलपट के प्रभाव मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो खाते हैं उनके तलपट में अगर मिलान नहीं भी हुआ जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जिसके तरह तलपट मिल जाता है उसका निम्नलिखित मतलब जो है तलपट की जो मिलान की है वो निम्नलिखित कारण है। पहला है भूल की अशुद्धियां। तो तलपट में क्या होते हैं, उनकी अशुद्धियां क्या होती हैं। पहली है भूल की अशुद्धियां, जो जनरल में सहायक वाहियों में लिखने में छूट जाती हैं, उसे भूल की अशुद्धियां कहते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए भूल की अशुद्धियां किसे कहते हैं, तो आप मान के चलो कि भूल की अशुद्धियां जो होती हैं वह होती हैं, क्या होती हैं भूल की अशुद्धियां, उसे भूल की अशुद्धियां किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियां जो जनरल में सहायक वाहियों में लिखने में छूट जाती हैं उसे भूल की अशुद्धियां कहते हैं। इसे भूल की प्रविष्टियां ना होने के कारण तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर हम भूल भी गए अपन कुछ तो तलपट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा है बेटा, दूसरा हिसाब की अशुद्धियां। जो हिसाब होते हैं उनमें अशुद्धियां, अपन खतौनी में जो खतौनी होती है उनको करना अशुद्धियां हो गई। अशुद्धियां के हिसाब में अशुद्धियां कहलाती है। मतलब जो अपन हिसाब कर रहे हैं खतौनी उस समय करते हैं जो अशुद्धियां हो जाती हैं। खतौनी करते समय जो अशुद्धियां हो जाती हैं, गलती हो जाती है, यह अशुद्धियां हिसाब की अशुद्धियां कहलाती हैं। इसका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला था भूल की अशुद्धि, दूसरा हो गया हिसाब की अशुद्धि। फिर तीसरा है बेटा, आप तीसरा है सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियां जो होती हैं वह सैद्धांतिक अशुद्धियों में आएगा बेटा दोहरा लेखा प्रणाली के नियम के अनुसार। आपने दो अशुद्धियां पढ़ी। अब इसके बाद है बेटा तीसरा होगा आपका, जो तीसरा आएगा आपका थर्ड पॉइंट है ये। तो इस थर्ड पॉइंट में अपन ले लेंगे बेटा सैद्धांतिक अशुद्धियां। जो सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियां
ये हो गया सैद्धांतिक अशुद्धियां। जो हो गया ये अपना आपको बता दूं, सैद्धांतिक अशुद्धियां जो होती हैं वह दोहरा लेखा प्रणाली के नियम के अनुसार होती हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार होती हैं। तो तीसरा आपका जो है वह सैद्धांतिक अशुद्धियां हैं, वो काय के आधारित होती हैं, दोहरा लेखा प्रणाली से। ये सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। इस पे तलपट मतलब जो दोहरा लेखा सिद्धांत में अगर अशुद्धियां हैं तो इस पे तलपट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर चौथा होता है बेटा क्षतिपूर्ति, मतलब जो क्षतिपूर्ति अशुद्धि। ये क्षतिपूर्ति जो अशुद्धि होती है, ये क्षतिपूर्ति अशुद्धि एक खाते से एक पक्ष में गलती हो या खत्म करने के विपरीत, मतलब ये दोनों पक्षों के लिए, मतलब जितनी रकम है, मतलब दोनों पक्षों के लिए, मतलब जो दोनों पक्षों में रकम लिखी जाती है, तो जो दोनों पक्षों में रकम लिखी जाती है उनके मतलब इसके, और इसमें जो क्षतिपूर्ति मतलब ये क्या क्या होता है कि अगर एक खाते में एक पक्ष में गलती से कोई रकम करने के लिए विपरीत पक्ष में उतनी रकम की अशुद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अशुद्धि, क्षतिपूर्ति अशुद्धि कहते हैं। फिर पांचवा है खतौनी में अशुद्धियां, तो आपका ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया आपका पांचवा खतौनी में अशुद्धियां। जो खतौनी होती है उसमें क्या अशुद्धियां है, उसके लिए होता है जनरल या सहायक वाहिनियों में, मतलब जो जनरल बनाते हैं अपन या सहायक पुस्तिका होती है उसमें खतौनी करने के लिए अशुद्धियों को खतौनी की अशुद्धियां कहते हैं। और इससे भी तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अशुद्धियों को समझाइए, तो भूल की अशुद्धियां हो गया बेटा, हिसाब की अशुद्धियां हो गया, तीसरा हो गया सैद्धांतिक अशुद्धियां, चौथा हो गया क्षतिपूर्ति अशुद्धियां और पांचवा हो गया खतौनी की। तो जनरल या अपन जो जनरल या सहायक वाहिनियां बनाते हैं, तब जनरल बनाते हैं अपन, और सहायक जो उसकी सहायक वाहिनियां होती हैं उसकी मतलब खातों में खतौनी की जो खाते होते हैं जनरल या खातों में की जो अशुद्धियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब खतौनी अशुद्धियां कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा बेटा, ये अपन ने तलपट में अशुद्धियां पढ़ी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, अपन को पढ़ना है बेटा इसके बाद एक अपन आज गणित ले लेते हैं तलपट की बैलेंस शीट ले लेते हैं कि अपन को तलपट में बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। तो तलपट के विस्तृत रूप को लिखना है अपन को। तलपट में आप क्या क्या आता है, तलपट की खाता बनाने के लिए आपको तलपट प्रारूप लिखना, बनाने के लिए आपको मतलब उसमें रोकड़ खाता,
रोकड़ खाता, बैंक खाता, फर्नीचर, भवन, भूमि, देनदारी, लेनदारी, ये सब आएंगे। तो आपका प्रश्न है बेटा, एक व्यापारी ने, आपको बता दो, एक व्यापारी ने खाते की जानकारी के आधार पर 31 मार्च के लिए एक मतलब बैलेंस शीट तैयार की। उसमें लेखापाल ने विभिन्न खातों को, राशियों को डेबिट और क्रेडिट के नाम से दर्ज किया। तो आपका जो प्रश्न है बेटा, उसमें आपको उपसर्ग है, पूंजी है, तो ये आपका हल है बेटा। जो आपका तलपट बनेगा वह कब बनेगा, किस लिए बनेगा, कब के लिए बनेगा बेटा? जो आपका तलपट है वो आपका जो तलपट है वो आपका 31 मार्च के लिए बनेगा। तो 31 मार्च में तो आपको सबसे पहले खाता बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्रमांक का एक कॉलम बनाना है। फिर खाते के प्रकार, आपके खाते में क्या क्या आता है, फिर खाते की मतलब पूर्ति, उसके बाद आपकी आएगी राशि में डेबिट और क्रेडिट, समाकलन और विकलन। तो जो ये राशि आई उसके लिए क्या करेंगे, उपसर्ग में आप लिखेंगे कितना पैसा है उपसर्ग में, 2000 रुपए। तो आपकी वो क्रेडिट हो गई, क्या हो गई, राशि डेबिट। पूंजी काय में आएगी, क्रेडिट, जो अपने खातों में है। तो पूंजी जो है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे अपन। और अधिक्रमण है, अधमण, वह है 20,000 रुपए, वो अपन डेबिट खाते में लिखेंगे। जो चालू वर्ष के लिए स्कंद तीसरा दिया हुआ है स्कंद, चालू खाते में एक 15 के हिसाब से, तो यहाँ पर आएगा वो 10,400 रुपए, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है उत्पन्न, उत्पन्न आपके काय में आएंगे, इसमें क्रेडिट साइड आएंगे। तो 8,000 रुपए आपके क्रेडिट खाते में लिख जाएंगे। जो राशि है वो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। फिर जो व्यापारिक व्यय है, जितने भी व्यय है, व्यापारिक व्यय आपका कितना है, 5,000 रुपए, व्यापारिक व्यय आपका 5,000 रुपए, वो भी आपका डेबिट खाते में आ जाएगा। तो आप 5,000 रुपए लिखोगे। जो विक्रय है, जो अपन ने बेचा, वो कितना है, 85,000, तो वो भी अपना काय में आएगा, क्रेडिट खाते में आएगा। उसके बाद है भृति, जो भृति होती है वो कितनी है, 3,000 रुपए, तो वो भी आपकी डेबिट, आपने दिया डेबिट खाते में आ गया। उसके बाद है मशीनरीज, तो मशीनरीज जो है आपके पास वो 5,000 की है, तो वो काय में आ जाएंगी आपकी डेबिट खाते में। फिर आपने क्रय किया, मतलब क्या क्या लिया, तो 62,500, मतलब जो क्रय किया आपने वो काय में जाएंगे 5,000 रुपए, वो जो क्रय कर दिया आपने वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं, जो क्रेडिट है आपका वो 5,000 रुपए है, वो डेबिट होगा। और जो पत्नी का व्यवसाय है, पत्नी का व्यवसाय भी अपना, तो काय में जाएगा, वो जो डेबिट साइड में जाएगा 62,500 रुपए। फिर जो बट्टी की राशि स्वीकृत हुई, जो बट्टा है वह भी काय में जाएगा आपका, बट्टी की राशि भी आपकी 4,500 रुपए है, वह क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगी। और जो आपका स्वामी द्वारा आहरण, मतलब जो स्वामी मतलब आप स्वयं जो आहरण कर रहे हैं, वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो स्वामी ने कितना आहरण किया, 4,500 रुपए, जो क्रेडिट में था वो डेबिट में आ गया, मतलब जो अपन ने आहरण किया। और फिर उसके बाद है कार में अपन ने व्यय किए 6,800 रुपए। तो आपको डेबिट और क्रेडिट में तलपट बनाने के लिए जो आपने विक्रय किया और जो क्रय किया वो डेबिट साइड आएगा, और आपने जो आपने विक्रय किया, तो विक्रय कितने का किया आपने, 85,000, तो जो डेबिट और जो आपके पास जितनी रोकड़ है, मतलब आपके पास पूंजी कितनी है, आपके पास 20,000 रुपए है, ये सब काय में आएंगे, पूंजी आएगी आपकी क्रेडिट साइड में, रोकड़ आएगी आपकी, जो आपने विक्रय किए वो कितने हैं, विक्रय आपके 85,800। तो एक व्यापारी ने अपने खाते की जानकारी के लिए डेबिट और क्रेडिट की गलत राशि दर्ज की है, मतलब जो आपको ये तलपट दिया है इसमें गलत राशि उसने दर्ज की थी। आपको नीचे जो तलपट बनाना है 31 मार्च की स्थिति में, 31 मार्च 2016 की स्थिति में आपको बनाना है, तो आपको ये वाला स्कंद नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वह क्या है, आप 16 की स्थिति में बना रहे हो, है ना, तो आपको ये पूरा,
तो आपने डेबिट साइड में जो एंट्रीज आएंगी और क्रेडिट साइड में, तो ऊपर आपका जो मतलब 400 रुपए था, ये गलत एंट्री थी एक, है ना, बट्टा स्वीकृति थी, वो डेबिट साइड आएगी। एक आपकी स्वामी द्वारा आहरण 4500 रुपए, वो भी डेबिट साइड आएगा। तो ये जो गलत एंट्री थी, इस प्रकार आपको 1,23,700 रुपए का आपका ये चिट्ठा था, आप तलपट था जो बना था, जो उसमें गलत एंट्रीज थी उसको सही करने पर 1 लाख, क्योंकि आपने 2 एंट्रीज इसमें नहीं की हैं। 31/3/2016 की स्थिति में 9,800 रुपए आपका इसमें नहीं है, तो उसको घटाने के बाद 1,18,800 रुपए का ये आपका तलपट तैयार हो गया वित्तीय वर्ष दिनांक 31 मार्च 2016 के लिए। तो आपको बेटा तलपट बनाने के लिए किताब से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और आप किताब में एक पूरा प्रारूप दिया हुआ है कि कौन सी मत किस में आती है, कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है। तो आप उसको जब आप खुद करेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है बेटा दूसरा एक प्रश्न है, एक निम्नलिखित में से तलपट के आधार पर, मतलब अनुभवहीन लेखापाल द्वारा तैयार किया गया है और आप पुनः संशोधित तलपट बनाया जिसमें त्रुटि ना हो। तो इसको मतलब तलपट बना है, इसमें कुछ गलतियां हैं बेटा। तो जैसे मान लीजिए भवन आपका काय में आएगा, डेबिट साइड आएगा, तो ये सही है बेटा, डेबिट साइड हो गया। उसके बाद जो मतलब डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा, ये आपको इसकी तलपट बनाने के लिए ये जानकारी है। उसके बाद में बेटा मशीनरी, वो भी आपकी डेबिट साइड आएंगी। फिर उसके बाद है वाह स्वामी, तो वाह स्वामी जो है वो 200, वाह वापसी वो आपकी इसमें नहीं आएंगी, वो क्रेडिट साइड जाएंगी, तो वो वाह स्वामी क्रेडिट में आएंगे। उसके बाद आपके बाद हो गया बेटा उपसर्ग, और ये उपसर्ग और अनुबंधित 560 रुपए है, ये डेबिट साइड आएंगे बेटा। फिर उसके बाद है अधमर्ण, जो अधमर्ण की राशि है वो भी आपके डेबिट साइड आएंगे 6,000 रुपए। उसके बाद आप मान लीजिए बेटा डूबत ऋण, मतलब जो आपका ऋण डूबत ऋण है वो भी आपके डेबिट साइड आएंगे। उसके बाद है रोकड़, जो आपके पास हस्तरोग है वो रोकड़ आपकी काय में आएगी। कितनी है रोकड़ आपकी, तो वो भी आपकी काय में आएगी, रोकड़ आपकी आएगी इसमें, वो भी आपकी डेबिट साइड आ जाएगी, 40 रुपए है। फिर बट्टा प्राप्त, तो आपको जो बट्टा प्राप्त हुआ है वो भी आपका कहाँ जाएगा, कितना प्राप्त है बट्टा, 300 रुपए, वो क्रेडिट साइड जाएगा। उसके बाद है आपको पूंजी, आपके पास कितनी पूंजी है, 500, आपके पास पूंजी है 280 रुपए, नहीं पूंजी है आपके पास ये 10,000 रुपए है, जो आपके पास पूंजी है वो आपकी कहाँ जाएगी, वो भी आपकी यहाँ पर आएगी, डेबिट साइड आएगी। उसके बाद जितनी भी एंट्री है, जो विक्रय है, उपकरण है, बैंक के अधिविकर्ष हैं, और बट्टा जो आपको प्राप्त हुआ है, जो आपको प्राय ब्याज प्राप्त हुआ है, और जो वाह वापसी है आपकी, वो सब काय के अंतर्गत आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी। तो ये आपका एक तलपट तैयार हो गया 24,580 रुपए का। तो आपको बता दूं मैं, जो ये तलपट दिया है इसमें मतलब जो लेखापाल ने गलती की है, तो कौन से जो खाते के प्रकार हैं, मतलब जो मशीनरी भवन काय में आएंगे, तो मशीनरी भवन उपकर अधमर्ण और डूबत ऋण, रोकड़, क्रय, पूंजी, ये सब क्या है बेटा आपके, ये आपको बेटा तलपट बनाने के लिए मतलब कौन सा विवरण कहाँ आएगा इसका पूरा, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, किताब में देखोगे, उसको देखने के बाद आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने से ही बेटा अकाउंट का आपके पास सोल्यूशन है, बिना प्रैक्टिस के अकाउंट संभव नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि भवन डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड, मशीनरी कहाँ आएगा,
तो आपको बता दूं, भवन, मशीनरी, उपकरण, ध्रुव ऋण, रोकड़, क्रय और पूंजी, ये आपके डेबिट साइड आएंगे। और आपने विक्रय किया उपकरण जो बैंक से अधिविकर्ष है, और जो आपको बट्टा प्राप्त हुआ वो सब आपको ब्याज से प्राप्त, और इन सब आपके काय के साइड जाएंगे क्रेडिट। तो ये आपका एक तलपट तैयार हो गया 24,580 रुपए। आप बच्चों घर में प्रैक्टिस करें और इसको बनाएं। फिर उसके बाद है, आपकी पुस्तक में निम्नलिखित वाक्यों को आधार पर तलपट बनाइए। तो आपके पास जो पूंजी है वह कहाँ पर आएगी, पूंजी, पूंजी खाता क्रेडिट, तो आपके क्रेडिट साइड आएगी ये पूंजी 40,000 रुपए। तो आपकी ये पूंजी कहाँ चली गई, क्रेडिट साइड 4,000 रुपए। फिर आपकी जो लेनदारी है वो कितनी है, 5,000, वो भी आपकी कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। फिर बैंक अधिविकर्ष है जो आपकी, तो जो बैंक से आपको प्राप्त हुए अधिविकर्ष है, जो बैंक अधिविकर्ष 4,000 रुपए, वो भी आपके क्रेडिट साइड जाएंगे। और देय बिल, जो आपको देय बिल है वो 2,000 रुपए के, ये भी आपके कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड। फिर आपका प्रारंभिक स्कंध दिया हुआ है, वो जो प्रारंभिक स्कंध है जो आपने, तो वो आएगा बेटा डेबिट साइड, जिससे मतलब जो रकम लिखी जाएगी वो डेबिट साइड लिखी जाएगी। फिर क्रय, तो आपने कितने हजार रुपए का क्रय किया, तो वो भी आ जाएगा यहाँ 25,000 रुपए। फिर आपकी देनदारी क्या है, तो जो देनदारी है वो भी डेबिट साइड आएगी। और उसके बाद आपने विक्रय, जो विक्रय किया वो काय में आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और क्रय वापसी, मतलब जो क्रय वापसी भी है वो भी आपकी काय में आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। जो क्रय वापसी है आपका 1,000 रुपए। तो फिर उसके बाद आपकी विक्रय वापसी, तो विक्रय वापसी कितनी है, 500 रुपए। तो विक्रय वापसी आपकी आई, तो वो काय किस साइड आएगी, डेबिट साइड वापसी आई। फिर मशीनरी, मतलब मशीनरी है जो, वो क्या है 24,000 रुपए, तो वो भी कहाँ आएगा आपका, डेबिट साइड आएगा। फिर रोकड़ 4,000 रुपए, जो रोकड़ है आपके पास, तो वो भी आपकी काय की साइड आएगी, डेबिट साइड आ जाएगी। और आपका शेष बैंक, मतलब आपके पास बैंक में कितना शेष है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1,000। फिर आपके जो बिल है, प्राय बिल है, वो कितने हैं, 5,000 रुपए के हैं, वो आपके 5,000 रुपए के प्राय बिल हो गए। तो आपका एक तलपट बना है ना। आप उस तक के लिए निम्नलिखित वाक्यों पे के आधार पर आप तलपट बनाइए। तो आपने तलपट में कौन कौन सी डेबिट साइड आएगा, कौन क्या क्या क्रेडिट साइड आएगा, तो ये आपका 72,000 रुपए का आपका क्या बन गया, एक जो आपका तलपट बना। बैलेंस शीट दोनों तरफ के जो अमाउंट है बराबर है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो आपका ये क्या बन गया, तलपट बन गया। बेटा आपको खुद ये किताब में दिए हुए हैं कि कौन से मद, मतलब जो कौन सी बाकियां हैं, वो पूंजी, लेनदार, ये सब आपके किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति, लेनदार, देनदार जो होते हैं ये सब काय में आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। इनको आपको याद करना है, याद रखना है कि कौन सी मतलब खाते में क्या आएगा। धन्यवाद बच्चों।